और ब्रेड रूम में दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और शिक्षक बनने की जो आपकी ये भूमिका है उसमें आप अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक को हमने लिया जो कि एसएससी 2005 यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, इस पे चर्चा करेंगे। और ये कहीं ना कहीं एक प्रकार से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। शिक्षा यानी कि जो किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए, अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम को जैसे यूपी टेट हो गए, सुप्रीट हो गए, किसी भी स्टेट में है और शिक्षक से रिलेटेड जो भी परीक्षाएं वहाँ पे हो रही हैं, अगर उसमें बैठने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये ऐसा एक टॉपिक है जैसे बाल की शिक्षा हो गया, एनसीएफ 2005 हो गया, सर्व शिक्षा हो गया। कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कि अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं उन्हें वहाँ से क्वेश्चन हर हाल में आने ही आने होते हैं। तो आज ऐसे एक महत्वपूर्ण टॉपिक को हमने कवर लिया है और जो कि बड़ा देखा जाए तो बहुत ही बड़ा टॉपिक है, लेकिन हम लोग उतना ही पढ़ेंगे जो हमारी परीक्षा की दृष्टि जो है इम्पोर्टेंट है, जितना वहाँ से आ सकता है। तो आज हम लोग एनसीएफ 2005 पे चर्चा करेंगे। और एनसीएफ 2005 जैसा कि अगर देखा जाए तो एनसीएफ 2005 जो है भारत में जो है भारत के स्कूलों के लिए जो पाठ्यक्रम होते हैं, पाठ्य पुस्तकों हो गया, या हम यूँ कहें कि जो शिक्षण प्रथाओं के लिए जो है एक दिशा निर्देश के रूप में यह कार्य करता है। एनसीएफ 2005 जो है हमारे जो स्कूल हैं, जो स्कूलों में शिक्षण व्यवस्थाएं हैं, उसके लिए जो है एक प्रकार से दिशा निर्देश के रूप में कार्य करता है। और अगर इसे जो है जिस प्रकार से इसमें मार्गदर्शी सिद्धांतों को दिया गया है, अगर इसे सुचारू रूप से अगर लागू किया जाए तो कहीं ना शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक हो सकता है, क्रांतिकारी परिवर्तन यह ला सकता है शिक्षा के क्षेत्र में। अगर इसे सुचारू रूप से सही से लागू किया जाए तो एनसीएफ 2005 एक बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। तो हम लोग जैसे कि एनसीएफ 2005 की बात कर रहे थे, तो अगर आप पूछते हैं कि यह किस नीतियों पर आधारित है, तो एनसीएफ 2005 तो इसमें जो है देखिए कुछ जैसे एक रिपोर्ट आई एनसीएफ 2005 जो है शिक्षा की जो है पिछली सरकार की नीतियों की जो रिपोर्ट है, जैसे कि लर्निंग विदाउट बर्डन और पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। लर्निंग विदाउट बर्डन, पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। क्या? लर्निंग विदाउट बर्डन यानी कि शिक्षा बिना बोझे, और पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 और 92, 1986 और 92 इन नीतियों को जो है ये आधारित है एनसीएफ 2005। अगर इसके इतिहास की बात करें, एनसीएफ 2005 के इतिहास के, तो अब तक जो है एनसीएफ जो है अगर देखा जाए तो कितनी बार आया है, तो 4 बार अब तक एनसीएफ आ चुका है। पहला जो एनसीएफ आया वो 1975 में, दूसरा एनसीएफ 1988 में, तीसरा एनसीएफ 2000 में, और चौथा जो हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीएफ 2005 में आया। ये इसका इतिहास है। और आइए इसके बाद हम लोग इसके सिद्धांतों की चर्चा करते हैं। इनमें 5 मार्गदर्शी सिद्धांत बताए गए हैं जिन्हें याद रखना आपके लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी परीक्षाओं में पूछ दिया जाता है कि इनमें कौन से एनसीएफ 2005 जो है मार्गदर्शी सिद्धांतों में शामिल नहीं है। इसके लिए आपको इन 5 सिद्धांतों को जो है याद करना होगा और जो है समझना होगा। तो सबसे पहले आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं एनसीएफ 2005 का जो 5 मार्गदर्शी सिद्धांत है उस पर चर्चा करेंगे कि कौन कौन से सिद्धांत हैं एनसीएफ 2005 में। यहाँ पे पहला है कि ज्ञान को असली जिंदगी से जोड़ना। एनसीएफ 2005 क्या कहता है कि ज्ञान को जो है, बच्चे को आप कोई भी चीज़ पढ़ा रहे हैं, किसी भी टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं, तो ज्ञान को उसकी असल जिंदगी से जोड़ कर पढ़ाना। जैसे आपको बच्चों को पानी के बारे में अगर बताना है तो आप जो है गंगा नदी से शुरुआत नहीं करेंगे। आप उसके घर में नल है, बच्चे ने नल देखा है या बच्चे ने तालाब का पानी देखा है, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसके बाद आपको नदी के बारे में बताना है। कहने का तात्पर्य यही है कि बच्चे को जो ज्ञान है, बच्चे को पूरे ज्ञान से उसको जोड़कर शिक्षा दी जाए ताकि बच्चा जो है समझ सके। यदि आप डायरेक्ट ही बताएं लगे बच्चे को गंगा नदी के बारे में, मुझे लगता है कि बच्चा नहीं समझ पाएगा कि उसे पढ़ाया क्या जा रहा है। लेकिन यदि आप जो है बच्चे से इस तरह से पढ़ाएंगे कि बेटा आपके घर में नल है, या फिर आपने पानी जो आप पीते हैं या आपके आस पास पड़ोस में जो तालाब है, यहाँ से शुरुआत करते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चे के लिए ज़्यादा
बच्चों को ज़्यादा समझ में आएगा। तो यही चीज़ इसमें दिया गया है कि ज्ञान को जो है असल ज़िंदगी से जोड़ना। अगला है ज्ञान को पाठ्यक्रम से दूर ले जाना, ज्ञान को जो है पाठ्यक्रम से दूर ले जाना। और अगला है ज्ञान को गतिविधियों के द्वारा देना। जो ज्ञान है, जैसे कि यहाँ पे एनसीएफ 2005 में बताया गया है कि ज्ञान को गतिविधियों के द्वारा देना, यानी कि बच्चे को आप प्रैक्टिकली नॉलेज दीजिए। किसी भी चीज़ को जैसे कि करके सीखने पर बल दिया जाए। अगर बच्चा किसी चीज़ को, किसी कार्य को खुद करता है तो कहीं ना कहीं वहाँ पर उसके लिए सृजनात्मकता का विकास होता है और वो जो है उस कार्य को बहुत ही अस्थायी रूप से सीख जाता है। चीज़ आपने भी देखा होगा, जब तक हम लोगों ने किसी कार्य को खुद नहीं किया है तब तक वो कार्य बहुत कठिन लगता है और कहीं ना कहीं वो जो है कार्य अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस नहीं लाता है कि हम कर सकते हैं। इसके लिए बेशक हमें कोई चीज़ आ रहा है, जब तक हम करते नहीं हैं तो हमारे लिए वो कठिन होता है। ये से यहाँ पे यही दिया गया है कि ज्ञान को जो है गतिविधियों के द्वारा दिया जाए। बच्चों को जो ज्ञान दिया जा रहा है यानी कि उसे करके सीखने पर बल दिया जाए, वो करके सीखे। ठीक है। अगला है रट्टा मारने की प्रणाली पर रोक लगाना। एनसीएफ 2005 क्या कहता है कि जो रट्टा मारने की प्रणाली है इस पर रोक लगाया जाए। बच्चे को समझने की जो बच्चे के अंदर क्षमता है उसका विकास किया जाए, उसके अंदर सृजनात्मक क्षमता का विकास किया जाए, न कि रट्टा मारने की जो प्रणाली है उस पर जो है क्या कहते हैं 2005 बिल्कुल पूरी तरीके से रोक लगाया जाए। अगला हमने लिखा राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्था पैदा करना। ये तो सभी का कर्तव्य है कि हम सभी का जो भी अपने देश के, जिस देश के नागरिक हैं, उस राष्ट्र के प्रति आप वफादार रहें, एक कुशल नागरिक हो और राष्ट्रहित आपका हर कार्य जो है हो। तो ये यहाँ पे दिया गया है सुझाव। आइए सुझाव पे बात करते हैं। हम लोगों ने इतिहास से बात किया ऐसे 2005 के और 5 से बात किया। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसे बात करेंगे। क्वेश्चन आते हैं, देखिए एनसीए 2005 पे आपकी 3 की क्लास चलेगी, इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला है, आज एक पहली क्लास है। तो हम एक बात और करेंगे कि कुछ में इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि एनसीए 2005 में आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इसके अध्यक्ष कौन थे, तो प्रोफेसर एसवाल अध्यक्ष कौन थे एनसीए 2005 के, तो प्रोफेसर जो एसवाल है इन्हें जो है प्रोफेसर एसवाल, यहाँ पे हम लिख दे रहे, हो सकता है नीचे से दिखाई नहीं दे रहा हो। प्रोफेसर यशपाल को जो है एनसीएफ 2005 का अध्यक्ष बनाया गया था। अगर इसमें पूछता है कि कितने लोग कुल थे, तो कुल इसमें 38 सदस्य शामिल थे। कितने? 38 सदस्य शामिल थे। और इसका जो मेन सूत्र है एनसीएफ 2005 का, लर्निंग विदाउट बर्डन। क्या है? लर्निंग विदाउट बर्डन। लर्निंग विदाउट बर्डन, लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी कि शिक्षा बिना बोझ। मेन फार्मूला यही है कि बच्चे के जो बस्ते का वजन है वो कम किया जाए, बच्चे को जो ज्ञान है उसके ज्ञान को उसकी असल जिंदगी से जोड़ा जाए। ये है ऐसे 2005 का मूल चित्र। और अगर इसके एक और क्वेश्चन पूछता है कि यह कहाँ से शुरू होता है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर का एक निबंध है सभ्यता और प्रगति, सभ्यता और प्रगति। ये जो निबंध है ये रविन्द्रनाथ टैगोर का है। रविन्द्रनाथ टैगोर जिन्हें 1913 में गीतांजलि पे जो है साहित्य पुरस्कार दिए गए थे, कि आप सभी लोग जानते होंगे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर का एक निबंध है सभ्यता और प्रगति, यहाँ से इसकी शुरुआत होती है। और इसमें इन्होंने कहा भी है कि सृजनात्मकता और उदार आनंद जो है बचपन की पूंजी है। ये कथन किसका है? सृजनात्मकता और उदार आनंद जो है बचपन की पूंजी है, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है। ये रविन्द्रनाथ टैगोर का कथन है। और ये कहते हैं कि जो नासमझ वयस्क होते हैं, संसार के द्वारा इनका जो है विकास जो है नासमझ वयस्क संसार द्वारा इसकी वृत्ति जो है विकसित व्यक्ति को खतरा है। नासमझ वयस्क के द्वारा नासमझ वयस्क संसार के द्वारा इसकी व्यक्ति को खतरा है। यानी कि आपने देखा होगा कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कि घर में तोड़ फोड़ करते हैं, और तोड़ फोड़ करते हैं तो बच्चे लोग क्या करते हैं कि डांट के बैठा सामान को हटा देते हैं। जबकि बच्चा क्या करता है, खिलौनों के माध्यम से, तोड़ फोड़ के माध्यम से उसके अंदर वैज्ञानिकता का विकास होता है। उन्हें उसके हाथ पे छोड़ देना चाहिए। बहुत कोई नुकसानदायक चीज़ें हम उसे हटा सकते हैं, लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं कि हर मिनट पे डांटते हैं, सारी चीज़ों को, खिलौने भी होगा तो उन्हें संभाल कर रखने के चक्कर में बच्चों को खेलने का मौका तक नहीं देते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जो सृजनात्मकता है और उदार आनंद जो है बचपन की पूंजी है,
और इसे किससे खतरा है? वयस्क से खतरा है। ये चीज़ किसने कहा है? रविन्द्रनाथ टैगोर का स्टेटमेंट है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और एशियन 2005 में बहुत से इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिस पे हम चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसमें सुझाव क्या दिया गया है। सुझाव दिया गया है यहाँ पे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, यानी कि जो बच्चों का मूल्यांकन है वह सतत हो, यानी कि लगातार हो और व्यापक रूप से किया जाए। बच्चों का जो मूल्यांकन है वह निरंतर होना चाहिए। ऐसा मूल्यांकन नहीं होना चाहिए कि जैसे कि साल भर आप पढ़ाइए और ईयरली एग्जाम सिर्फ आप ले लीजिए, यानी कि साल के अंत में एक परीक्षा ले लीजिए, तो बच्चे के अंदर क्या होता है कि डर का एक परीक्षा के डर का एक माहौल व्याप्त हो जाता है और बच्चा बहुत कुछ अच्छा करना भी चाहता है तो नहीं कर पाता है। लेकिन यदि वही आप मंथली टेस्ट, सप्ताह में टेस्ट, इस तरह से आप बराबर अगर बच्चों से लेते हैं तो कहीं बच्चों की तैयारियां भी अच्छी हो जाती हैं और बच्चा जो है परीक्षा के उस डर से जो कि साल भर की बात होती है उससे वो कहीं ना कहीं जो है निकल पाता है। इसलिए यहाँ दिया गया है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन। दोस्तों आप तक हमारी आवाज़ पहुंच सके इसलिए हमने जो है फैन को ऑफ किया है। आप समझ रहे होंगे कि हम कितनी गर्मी में यहाँ खड़े हैं, जहाँ पे अगर देखा जाए तो बोलना भी मुश्किल हो रहा है, लेकिन हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट चाहेंगे कि आप जो है मेरे इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जहाँ तक हो सके आपके जो भी मित्र हैं, जो भी दोस्त हैं, उन तक जो है पहुँचाइए। अगला है खेल को महत्व। खेल को जो है महत्व किया जाए। खेल का तो महत्व आप सभी जानते हैं बहुत ज़्यादा है बच्चों के लिए, क्योंकि इससे उनकी शारीरिक विकास होता है, खेल की भावना और सहयोग की भावनाओं का विकास होता है, उनकी शारीरिक गतिविधियाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इनमें आती हैं। अगला हमने लिखा है संवैधानिक मूल्य और मोटी किताबों को असफलता बताया है इससे 2005 ने कि इसमें ऐसे 2005 का मुख्य मेन मोटो क्या है कि लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी कि शिक्षा बिना बोझ के, बस्ता जो बच्चे के बस्ते का वजन है वो इतना ना हो कि बच्चा सिर्फ वजन बस्ते का ढोता रह जाए, कुछ उसको समझ ना आए। तो इसीलिए यहाँ पे दिया है कि मोटी किताबों की उन्होंने असफलता माना है इससे 2005 में। भय मुक्त वातावरण में शिक्षा प्रदान की जाए इससे 2005 कहता है कि कक्षा का माहौल ऐसा होना चाहिए कि वहाँ से ऐसा नहीं हो कि पूरा अगर शांत वातावरण कक्षा का, इसका मतलब है कक्षा बहुत सुचारू रूप से नहीं चल रही है, शोरगुल वहाँ पे होना चाहिए, भय मुक्त वातावरण होना चाहिए। बहुत से टीचर ऐसे होते हैं कितना अधिक अनुशासन मीन्स क्लास में लगाते हैं कि बच्चे जो है डर की वजह से जो भी उन्हें पूछना होता है पूछ नहीं पाते हैं। इसलिए जो है कक्षा का जो वातावरण है वह कैसा होना चाहिए? भय होना चाहिए। अगला हमने लिखा है रोजगार परक शिक्षा। शिक्षा ऐसी दी जाए कि जो रोजगार परक है। देखिए हर बच्चे को एक ही तराजू में हम नहीं तोल सकते हैं। कुछ बच्चे जैसे कि अगर हम जिस बच्चे को मैथ नहीं आ रहा है, जब जैसे अगर मैथ पढ़ाएंगे कहीं कहीं वो उसमें पीछे रहेगा और आगे वो अच्छा कर नहीं पाएगा। इसीलिए जो है बहुत सी कैटेगरी जैसे कि साइंस हो गया, साइंस, आर्ट, इसके बाद कॉमर्स, इस तरह से जो है ग्रुप बनाए गए हैं ताकि जो बच्चा जिस क्षेत्र में अच्छा कर सके। रोजगार पर शिक्षा, यानी कि बच्चे को जो है इस तरह से व्यवसायिक शिक्षाएं दी जाए ताकि बच्चा जो है अपनी लाइफ में जो है सक्सेस हो सके। अगर हमने लिखा है कि दबाव रहित अधिगम, जो सिखाया जा रहा है बच्चों को पढ़ाया जा रहा है वो दबाव रहित होना चाहिए। बच्चे पे बोझ नहीं लग, मतलब बच्चे को ये ना लगे कि हम अगर पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए एक बोझ के समान है। दबाव रहित अधिगम किया जाए। 6 महीने में शिक्षक का प्रशिक्षण हो, जो शिक्षक पढ़ाते हैं बच्चों को उन शिक्षकों का भी जो है 6 मंथ के बाद जो है प्रशिक्षण हो कि कहाँ तक वो सही कर पा रहे हैं, कहाँ उनमें कमियां हैं, उनको भी ट्रेंड किया जाए ताकि वो और अच्छा बच्चों को दे सके अपना। पाठ सहगामी क्रियाएं, बच्चों की शिक्षा के अनुरूप। शिक्षा जो है कैसे होनी चाहिए? बच्चों के अनुरूप होनी चाहिए, यानी कि अगर बच्चा जो है जिस क्लास में है, जो उसकी एज है, जो जिस हिसाब से उनकी रुचियाँ हैं, हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए शिक्षा को दिया जाए। ऐसा नहीं कि बच्चा जो है 5 साल का है और उस बच्चे को आप जो है 6 क्लास की मैथ पढ़ाने बैठ गए हो, तो शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बच्चे की एज हो गया, बच्चे की रुचि हो गई, बच्चों की क्षमता, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, यानी कि यहाँ पे जो लिखा है बच्चों की शिक्षा जो बच्चों के अनुरूप होनी चाहिए। शिक्षा कैसी होनी चाहिए? बच्चों के अनुरूप होनी चाहिए। पाठ सहगामी क्रियाएं, बच्चों को पाठ सहगामी क्रियाओं में मौका दिया जाए, जैसे कि संगीत के माध्यम से शिक्षा दी जाए, नृत्य कला के माध्यम से, इस तरह से जो है एनसीसी हो गया, एनएसएस हो गया, इस
सभी कलाओं के माध्यम से भी बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड की जाए, ताकि बच्चा जो है, जिन बच्चों के अंदर जो क्वालिटीज हो उस क्षेत्र में वो बच्चा अच्छा कर सके और वो आगे निकल जाए। क्योंकि सभी पढ़ करके न तो डॉक्टर बनेंगे, ना ही सभी इंजीनियर बन सकते हैं। कोई एडवोकेट बनेगा, कोई डॉक्टर, तो कोई इंजीनियर, कोई आरसीएस, पीसीएस, कोई वकील, कुछ लोग जो है अलग अलग सबका क्षेत्र होगा। इसलिए जो है ये कुछ लोग जो है संगीत में आगे निकल जाएंगे, कोई चित्रकला में निकलेगा, तो कोई डांस में। इस तरह सब बच्चों के अंदर जो भी हुनर है उन पर ध्यान दिया जाए और पाठ से ग्रामीण क्रियाओं यानी कि अन्य विधियों के माध्यम से भी शिक्षा प्रोवाइड की जाए। तो हमने लिखा है निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण। शिक्षण कैसा होना चाहिए बच्चों का? निदानात्मक उपचार। पहले जो है निदान का है कि सबसे पहले आप जो है बच्चों की कमियों को पता लगाएं कि बच्चा कहाँ पे नहीं समझ पा रहा है, क्यों नहीं समझ पा रहा है, और उपचार क्या है। उसके बाद आप जो है जो आपकी तरफ से बच्चे को दिया जाए कि उसकी कमियों को जानने के बाद जो आप उसे सही रास्ते पे लाने का जो मार्ग बताते हैं वही उसका उपचार है। तो निदानात्मक उपचार, पहले उनकी कमियों, अगर बच्चे को मैथ नहीं आ रही है तो पता कीजिए उसको क्यों नहीं आ रही है, फिर उसके बाद आप जो तरीका अपनाते, क्योंकि एक ही तरीके से बच्चों को आप नहीं पढ़ा सकते हैं, कई तरीके टीचर को अपनाने पड़ते हैं पढ़ाने के लिए, इसीलिए यहाँ पे दिया गया है निदानात्मक उपचार शिक्षा। अगला है 5, 8 और 11 के लिए कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। यानी कि पहले आपने देखा होगा 5वीं क्लास में, 8वीं क्लास में, 11th में भी बोर्ड कक्षाएं होती, परीक्षाएं होती थी, जो कि अब नहीं होगी। 1 से 12 तक के कब और क्या कैसे पढ़ाया जाए, इन सभी चीज़ों का मेंशन 2005 में किया गया है। मातृभाषा के साथ अंग्रेजी की वकालत, मातृभाषा को पढ़ाया जाए, बच्चों को अंग्रेजी का भी नॉलेज हो, और पूर्व ज्ञान का उपयोग, बच्चों के पूर्व ज्ञान का उपयोग करके पढ़ाया जाए। यानी कि बच्चे को कोई भी चीज़ पढ़ा रहे हैं, सबसे पहले उसके पूर्व ज्ञान को आप जानने से क्या बताना है। पहले आप उसकी बेटा आपने कबूतर देखा है, फिर आप का बनाना सिखाइए। का मतलब यही है शिक्षण सूत्र, ज्ञान से ज्ञान और शिक्षण सूत्र के माध्यम से शिक्षा ज्ञान से जो बच्चे को पता है पहले उसे बताइए, फिर उसके बाद जो बच्चे को नहीं पता है, जैसे आप बच्चे को बताते हैं कि सोहन आपका दोस्त है, दोस्ती के बारे में बताना है, सबसे पहले आप जो है क्या करेंगे, जो उनका खुद सामने उसका दोस्त है उसके बारे में बताइए जिससे वो जानता है, फिर आप दोस्ती के बारे में लेक्चर जितना भी देना हो आप दे सकते हैं। तो कहने को मतलब यही है ज्ञात से ज्ञात या मूर्त से अमूर्त। मूर्त यानी कि प्रत्यक्ष, अमूर्त यानी कि जो अप्रत्यक्ष हो। परीक्षा का जो डर है इसको जो है खत्म किया जाए, निरंतर बार बार जो है बच्चों का मूल्यांकन किए, ताकि बच्चों को जो साल भर की अंत में परीक्षाएं होती हैं उसका डर बच्चों के अंदर न रहे। दोस्तों बहुत ज़्यादा गर्मी है और फैन हमने ऑफ किया है, तो बहुत ज़्यादा बोल पाना मुश्किल हो रहा है। तो हम आशा करेंगे आपको हमारी क्लास बहुत मीन्स समझ में आया होगा, हमारा आज का लेक्चर, और हम मिलते हैं इस क्लास में। थैंक यू।